जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इंटरिम या फिर अंतरिम बजट 2019 की बात करने वाले हैं। उसी के साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है बजट से रिलेटेड वो भी मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। अब देखिए, इंटरिम या फिर अंतरिम बजट और फुल फ्लेज बजट में क्या डिफरेंस होता है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और यहाँ पर भी आपको नजर आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के लिए। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। उसी के साथ साथ अभी रिसेंटली मैंने ट्विटर अकाउंट भी ओपन किया है, तो आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखिए, जब हम बजट की बात करते हैं तो बजट में क्या होता है। बजट में रिसिट्स और एक्सपेंडिचर होते हैं। रिसिट्स मतलब क्या है, कहाँ कहाँ से सरकार के पास पैसा आ रहा है, और एक्सपेंडिचर मतलब क्या है कि कहाँ कहाँ सरकार पैसा जो है वो खर्च कर रही है। तो इसे ही हम कहते हैं बजट। अब बजट में भी दो कंपोनेंट आते हैं, पहला आता है रेवेन्यू बजट, दूसरा आता है कैपिटल बजट। अब रेवेन्यू बजट में भी दो कंपोनेंट आते हैं, वो है रिसिट्स और एक्सपेंडिचर। मतलब रेवेन्यू बजट में भी सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है और सरकार कहाँ खर्च कर रही है उसके बारे में हिसाब दिया हुआ होता है। तो अब रिसिट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती है, मतलब कहाँ कहाँ से सरकार के पास पैसा आ रहा है, तो वो आता है टैक्स और नॉन टैक्स यहाँ से। अब टैक्स में भी दो कंपोनेंट होते हैं, वो कौन से हैं, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं, जैसे अगर कोई कंपनी है तो कंपनी के पास जो भी पैसा आता है, मतलब जो प्रॉफिट कमाती है, उस पर अगर वो कंपनी टैक्स भरती है तो उसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। और उसके बाद अगर कोई इंसान को सर्विस है, मतलब सैलरी मिल रही है, और वो जो इनकम है उस पर अगर वो टैक्स भर रहा है तो उसे हम कहते हैं इनकम टैक्स। फिर दूसरा आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या है कि डायरेक्टली किसी इनकम पर हम टैक्स नहीं भरते हैं, लेकिन वो जो टैक्स है वो हम किस तरीके से भरते हैं, तो अगर कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो वो चीज़ खरीदने पर जब हम दुकान वाले को पैसा देते हैं और उसके थ्रू सरकार के पास टैक्स जाता है, उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो वो कौन सा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब नॉन टैक्स में कौन कौन से आते हैं, तो जो भी सरकार के पास इंटरेस्ट आता है, मतलब सरकार ने अगर कोई लीज पर चीज दी है उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है तो उसे हम नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिट्स कहेंगे। और अगर सरकार के पास कोई ग्रांट आ रही है तो वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिट्स रहेंगे। तो देखिए, हमने अभी तक सिर्फ पैसा सरकार के पास कहाँ से आ रहा है वो देखा है, वो भी रेवेन्यू बजट का। अब खर्च कहाँ कहाँ करती है सरकार, तो एक्सपेंडिचर में आता है जो भी इंटरेस्ट सरकार देती है वो। सब्सिडीज, जो भी सब्सिडीज आपने सुना होगा, सब्सिडीज जो सरकार देती है तो वो भी कहाँ आता है, एक्सपेंडिचर में आता है। किसके, रेवेन्यू बजट के। उसके बाद जो डिफेंस में पैसा खर्च करती है सरकार, वो भी रेवेन्यू बजट में आता है, एक्सपेंडिचर में। उसी के साथ साथ सरकार जो ग्रांट देती है, अब स्टेट को जो ग्रांट देती है, तो ये जो ग्रांट है ये भी एक्सपेंडिचर में आता है और रेवेन्यू बजट के आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा पूछा जा सकता है कि रेवेन्यू बजट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, कौन कौन से एक्सपेंडिचर आते हैं, कौन कौन से रिसिट्स आते हैं। अब जो दूसरा कंपोनेंट है कैपिटल बजट का, तो अब कैपिटल बजट में सरकार के पास कहाँ कहाँ से पैसा आता है, तो डेब्ट और नॉन डेब्ट। अब डेब्ट मतलब क्या होता है कि सरकार कहाँ से कर्जा लेती है। अब कर्जा भी दो प्रकार का होता है, इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। मतलब सरकार अगर वर्ल्ड बैंक वगैरह से पैसा लेती है तो वो हो गया एक्सटर्नल डेब्ट, और अगर अंदर के अंदर कहीं से लेती है आरबीआई से वगैरह तो वो हो गया इंटरनल डेब्ट। और नॉन डेब्ट मतलब क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट। अब आपने डिसइन्वेस्टमेंट सुना होगा, जैसे एयर इंडिया जो है उसका डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है। मतलब एयर इंडिया अगर कोई खरीदता है, उसमें कोई शेयर्स बढ़ाता है कोई दूसरा इंसान, तो वो सरकार को पैसे देगा, तो वहाँ से सरकार के पास पैसे आएंगे, मतलब वो डिसइन्वेस्टमेंट से पैसे आ रहे हैं। उसके बाद लोन रिसीव्ड, तो ये सारी चीज़ों से सरकार के पास पैसा आता है, मतलब रिसिट्स में गिना जाता है। और ये किसके रिसिट्स में गिना जाता है, तो कैपिटल बजट के। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरा आता है एक्सपेंडिचर। अब सरकार कहाँ कहाँ खर्च करती है कैपिटल बजट में, तो लोन्स जब सरकार देती है तो कैपिटल बजट के एक्सपेंडिचर में गिना जाता है। उसी के साथ साथ कैपिटल एसेट्स अगर बनाती है, जैसे रोड्स हाईवेज ये बना रही है, उसमें खर्च कर रही है, तो वो क्या है, एक्सपेंडिचर है। लेकिन कौन सा है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट, अगर सरकार कहीं इन्वेस्टमेंट करती है तो वो भी एक्सपेंडिचर में गिना जाता है, किसके, तो कैपिटल बजट के। तो अब हमने दोनों कंपोनेंट देख लिए हैं, रेवेन्यू बजट भी देख लिया है, कैपिटल बजट भी देख लिया है, और दोनों में रिसिट्स और एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ सरकार के पास पैसा आता है, कहाँ कहाँ सरकार खर्च करती है, वो भी हमने देख लिया है। तो इस बार का जो अंतरिम बजट है उसमें सरकार के पास कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है और सरकार कहाँ कहाँ खर्च कर रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर 1 रुपया सरकार के पास आ रहा है तो उसमें से कॉर्पोरेट टैक्स जो है उसका 21 पैसा, उसका 21 पैसा जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स से, इनकम टैक्स से 17 पैसा। तो ये कहाँ कहाँ से कितना कितना आ रहा है सरकार के पास वो आप देख सकते हो, कितना कितना हिस्सा आ रहा है। और एक्सपेंडिचर आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर 1 रुपया सरकार खर्च कर रही है तो उसमें से 18 पैसे जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट में खर्च कर रही है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में 12 पैसा खर्च कर रही है, 23 पैसा स्टेट शेयर ऑफ
टैक्स एंड ड्यूटीज़ में खर्च कर रही है। तो इससे आपको पता चलता है कि सरकार के पास कहाँ कहाँ से कितना पैसा आ रहा है और सरकार कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च कर रही है। अब देखिए, जो हमने रेवेन्यू बजट देखा था उसमें हमने रिसिट्स और एक्सपेंडिचर देखे थे। तो इस बार का जो बजट है उसमें रेवेन्यू बजट में सरकार के पास कितना पैसा आ रहा है और सरकार कितना खर्च कर रही है, वो अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो रेवेन्यू रिसिट्स है तो 1977,693 करोड़ इतना सरकार के पास पैसा आ रहा है रेवेन्यू बजट से। और अगर हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ों में सरकार कितना खर्च कर रही है तो हमें पता चलता है कि अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम देखते हैं तो वो है 24,47,907 करोड़। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जितना पैसा आ रहा है उससे ज़्यादा तो पैसा खर्च कर रही है सरकार, मतलब आमदनी अट्ठानी खर्चा रुपया। तो इसका अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमें मिलता है रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट किसे कहा जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट्स, तो हमें मिलता है रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना है सरकार का? 47214 करोड़। अब देखिए, अगर रेवेन्यू डेफिसिट हमें इन परसेंटेज ऑफ जीडीपी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो रेवेन्यू डेफिसिट, जितना हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है डिवाइडेड बाय जीडीपी जितनी है भारत की, वो हमें मिल जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट इन परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो इस बार का जो अंतरिम बजट का रेवेन्यू डेफिसिट है अगर हम वो देखते हैं तो वो निकलता है 2.2% ऑफ जीडीपी। अब देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट तो हमने निकाल लिया है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। अगर आप रेवेन्यू बजट में एक्सपेंडिचर देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट का तो उसमें आपको ग्रांट्स नज़र आएगा। अब ग्रांट्स जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को भी देती है। तो अब राज्य सरकार जो है वो ये जो ग्रांट मिलती है उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी खर्च कर सकते हैं। मतलब जो राज्य सरकार है वो जो ग्रांट में पैसा आ रहा है उससे रोड्स, हॉस्पिटल्स ये सब बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये है कि केंद्र सरकार का जो एक्सपेंडिचर है उसका कुछ हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी जा रहा है, जो कि हम रेवेन्यू बजट में गिन रहे हैं। इसलिए क्या किया जाता है, रेवेन्यू डेफिसिट जो हमने निकाला था उसमें से जो भी पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर में इस्तेमाल हो रहा है उसे माइनस किया जाता है। अब वो जब हम माइनस करते हैं तब हमें मिलता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? जो भी रेवेन्यू डेफिसिट है उसमें से जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा खर्च हो रहा है उसे माइनस किया जाता है, और फिर अगर हम जीडीपी से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 1.3% ऑफ जीडीपी। मतलब हमारा इस बार का इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? 1.3% ऑफ जीडीपी। और रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? 2.2% ऑफ जीडीपी। तो अब आपको रेवेन्यू डेफिसिट क्या है वो समझ में आ गया होगा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम बजट डेफिसिट समझने की कोशिश करते हैं। अब बजट डेफिसिट क्या रहेगा? तो टोटल, मतलब रेवेन्यू और कैपिटल बजट अगर हम इंक्लूड करते हैं तो टोटल रिसिट्स, मतलब टोटल सरकार के पास जो पैसा आ रहा है, भले वो रेवेन्यू बजट से आओ या कैपिटल बजट से आओ, और टोटल सरकार जितना पैसा खर्च कर रही है, भले वो रेवेन्यू बजट में खर्च करे या फिर कैपिटल बजट में खर्च करे, तो उसका जो डिफरेंस है वो होता है बजट डेफिसिट। तो इस बार हमें बजट डेफिसिट कितना देखने को मिलता है? तो टोटल रिसिट्स, मतलब सरकार के पास जितना पैसा आ रहा है रेवेन्यू और कैपिटल से, वो है 27,84,200 करोड़। और सरकार कितना खर्च कर रही है? तो खर्च कर रही है 27,84,200 करोड़। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो बजट डेफिसिट है वो हमें मिल रहा है 0। तो अब ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि अगर हम एक्चुअल में देखते हैं तो सरकार के पास जितना पैसा आ रहा है वो है 20,80,201 करोड़। तो फिर हमें यहाँ पर रिसिट्स में इतना पैसा कैसे क्या देखने को मिल रहा है? वो इसलिए क्योंकि जो कैपिटल बजट होता है उसमें जो हमने देखा था जहाँ से सरकार के पास पैसा आता है तो उसमें का एक हिस्सा था डेब्ट, मतलब कर्ज, जो सरकार कर्जा लेती है। तो यहाँ पर सरकार क्या करती है, जितना भी पैसा कम पड़ रहा है, मतलब यहाँ पर एक्चुअल में सरकार के पास जितना पैसा आ रहा है उसमें और एक्सपेंडिचर में जितना शॉर्टफॉल रहेगा उतना सरकार बोरो कर लेगी, मतलब उधार ले लेगी। तो इस बार सरकार ने उधार कितना लिया है? तो अभी लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था 703,999 करोड़ इतना सरकार ने इस बार उधार लिया है। तो अब जितना सरकार उधार लेती है उसे ही हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट अगर हम देखते हैं तो टोटल रिसिट्स, एक्चुअल में अगर बोरिंग हम छोड़ देते हैं, सरकार ने उधार कितना लिया है वो अगर हम निकाल देते हैं तो एक्चुअल में सरकार के पास कितना पैसा आ रहा है? तो 20,80,201 करोड़, और सरकार खर्च कितना कर रही है? 27,84,200 करोड़। इसका मतलब है कि सरकार के पास जितना पैसा आ रहा है उससे ज़्यादा सरकार खर्च कर रही है। तो अब खर्च करने के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा सरकार को लगेगा वो क्या करेगी? तो वो बोरो करने वाली है, अभी हमने देखा था। तो सरकार जितना बोरो करने वाली है उसे ही हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो सरकार कितना बोरो करने वाली है? 703,999 करोड़। तो ये है हमारा फिस्कल डेफिसिट। अब सेम रेवेन्यू डेफिसिट जैसा ही फिस्कल डेफिसिट को अगर हमें परसेंटेज ऑफ जीडीपी निकालना है तो फिस्कल डेफिसिट अपॉन जीडीपी टोटल हमें मिल जाएगा 3.4% ऑफ जीडीपी। मतलब हमारा इस बार का फिस्कल डेफिसिट कितना है? 3.4% ऑफ जीडीपी है। अब ये जो फिस्कल डेफिसिट है ये आइडियली 3% रखने के लिए कहा जाता है,
पिछले बार का अगर हम देखते हैं तो 3.3% था, इस बार 3.4% मतलब फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है, मतलब सरकार ने उधार जो है वो ज़्यादा लिया है। और एक टर्म यहाँ पर आती है वो है प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट कैसा निकाला जाता है, तो जो फिस्कल डेफिसिट है माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो भी इंटरेस्ट पेमेंट्स होते हैं वो अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है प्राइमरी डेफिसिट। तो ये सारे फॉर्मूले जो है आपको पता रहना चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अभी जितनी भी चीज़ें हमने निकाली है वो सब आपको यहाँ मिल जाएगी। रेवेन्यू रिसीट्स हमने निकाला था, उसके बाद कैपिटल रिसीट्स, टोटल एक्सपेंडिचर, तो ये सब कुछ जो है आपको यहाँ पर दिख जाएगा। मैंने ये सब आपको ऑलरेडी समझा दिया है। तो अब अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको रिसीट जो है रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिटेल में दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ डेफिसिट ट्रेंड अगर हम देखते हैं, जैसे फिस्कल डेफिसिट हमने निकाला था 3.4%, तो ये कैसे निकाला था वो भी हमने देखा हुआ है। तो इस तरीके से आप ये सब कुछ देख सकते हो। तो अभी मैंने आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स बजट से रिलेटेड है वो सब कुछ समझा दी है, वो किस तरीके से निकाली जाती है वो भी समझा दिया है। तो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आते हैं इंटरिम बजट 2019 पर। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो जो फाइनेंस मिनिस्टर, इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे पीयूष गोयल साहब, उन्होंने कहा है कि दिस इजंट इंटरिम बजट या फिर अंतरिम बजट, दिस इज़ अ रोड मैप फॉर डेवलपमेंट। ये सिर्फ एक अंतरिम बजट नहीं है, ये रोड मैप है डेवलपमेंट के लिए। अब देखिए, भले ये अंतरिम बजट हो लेकिन फिर भी जो सरकार ने इस बार पेश किया है वो फुल फ्लेज बजट जैसा ही पेश किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत सारी स्कीम्स हम लागू नहीं कर पाए क्योंकि एक अंतरिम बजट है। और हमारे अंतरिम बजट में ये भी कहा गया है कि 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारी भारत की, और इसे 5 सालों में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। और 10 साल की अगर हम बात करते हैं तो $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमें बनाना है। और अगर हम FDI की बात करते हैं तो $239 बिलियन का FDI आया है, ऐसा अंतरिम बजट में बताया गया है। उसी के साथ साथ इन्फ्लेशन जो है उसे काफ़ी कंट्रोल किया गया है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन जो है उसे रीनेम कर दिया गया है और अब वो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड इंटरनल ट्रेड बन चुका है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो है 10 डायमेंशंस ऑफ गवर्नमेंट विजन 2030। अब 10 डायमेंशन जो है आपको ध्यान रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी चीज़ 10 डायमेंशन में नहीं इंक्लूड की जाती है। तो इसलिए आपको 10 के 10 डायमेंशन पता रहना चाहिए और आपको ईजिली याद रहे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर फोटो के जरिए समझाने की कोशिश की है। जो सबसे पहला आता है फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसी के साथ साथ डिजिटल इंडिया, फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है क्लीन एंड ग्रीन इंडिया, और उसके बाद आता है क्लीन रिवर्स, और फिर आता है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है ओशन एंड कोस्ट लाइन, फिर नेक्स्ट आता है स्पेस, फिर आता है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन, फिर आता है हेल्थ, और फिर आता है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो ये 10 जो डायमेंशंस है ये आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। अब फोटो के ज़रिए आप इजीली इसे याद रख सकते हो। अब देखिए की मैसेज जो है वो क्या दिया गया है अंतरिम बजट से, तो मूविंग टूवर्ड्स रियलाइजिंग अ न्यू इंडिया बाय 2022, नया इंडिया हमें यहाँ पर देखना है। तो नया इंडिया कैसा रहने वाला है, तो क्लीन एंड हेल्दी इंडिया रहने वाला है वो, जहाँ पर सभी को टॉयलेट्स की फैसिलिटी मिलेगी, वाटर की फैसिलिटी मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी मिलेगी। और न्यू इंडिया ऐसा होगा जहां पर फार्मर्स की जो इनकम है वो डबल की जाएगी, यूथ और वुमेन को एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी ताकि वो अपने जो ड्रीम्स है वो पूरे कर सके। उसी के साथ साथ इंडिया जो है वो टेररिज्म से, कम्युनलिज्म से, कास्टिज्म से, करप्शन से, नेपोटिज्म से फ्री रहेगा। तो ये है हमारा न्यू इंडिया। अब देखिए जैसे अंतरिम बजट था इसलिए जो नई चीज़ें हैं वो यहाँ पर कम लाई है, लेकिन जो अचीवमेंट्स है वो ज़्यादा बताई गई है। तो यहाँ पर हम अचीवमेंट्स और नई चीज़ें कौन सी लाई गई है दोनों यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए एग्जाम में जो बजट में बताया गया है वो पूछा जाता है और वही आपको लिखना होता है। एक्चुअल में क्या हुआ है या नहीं हुआ है वो हमारे पर्सनल ओपिनियन तक ही ठीक है। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो सरकार है वो इन्फ्लेशन को काबू करने में काफ़ी सक्सेसफुल रही है। अगर हम एवरेज इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो 4.6% के आसपास रहा है लास्ट 5 ईयर से। तो ये एक्चुअल में अच्छी अचीवमेंट है सरकार की, क्योंकि देखिए जो इन्फ्लेशन उसका डायरेक्ट असर जो आम लोग हैं उन पर पड़ता है, जो गरीब इंसान है उस पर पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो महंगी हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम GST की बात करते हैं तो सरकार ने कहा कि GST ने एक कॉमन मार्केट यहाँ पर बनाया हुआ है, टैक्स बेस जो है वो बढ़ा दिया है, जिससे कलेक्शन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे कि हमने देखा था कि सरकार के पास कहाँ से पैसा आ रहा है, तो उसमें हमें कॉर्पोरेट टैक्स से जितना पैसा मिल रहा था उतना ही हमें GST से भी मिल रहा था। तो टैक्स कलेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया है, ट्रेड जो है वो भी काफ़ी ईजी हो गया है। इंटर स्टेट मूवमेंट जो है वो पहले काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन अब वो फास्टर हो गई है, इफ़िशियंट हो गई है, हैसल फ्री हो गई है, क्योंकि पूरे देश में एक ही टैक्स चलता है तो वो काफ़ी आसान हो जाता है लेन देन करना।
बहुत सारे आइटम जो है डेली यूज़ के वो 0 to 5% के ब्रैकेट में आ गए हैं। उसी के साथ साथ जो बिजनेसमैन है, स्मॉल बिजनेसमैन, उन्हें भी यहाँ पे एग्जम्पशन दिया गया है, 20 लाख से 40 लाख कर दिया गया है। और उसी के साथ साथ जिनका 1.5 करोड़ तक टर्नओवर है, उन्हें सिर्फ 1% फ्लैट रेट जो है वो देना पड़ रहा है। उसी के साथ साथ जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और जिनका टर्नओवर 50 लाख तक का है, वो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं और जीएसटी जो है वो सिर्फ 6% पे कर सकते हैं रैदर देन 18%। और अगर हम एवरेज मंथली टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं करंट ईयर की, तो वो है 9700 करोड़ पर मंथ। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि अलग अलग सेक्टर के लोगों के लिए सरकार ने इस बजट में क्या लाया है। तो पहले हम फार्मर्स की बात करते हैं। तो फार्मर्स के लिए क्या लाया है, उससे पहले हम अचीवमेंट की बात करते हैं कि सरकार ने कौन कौन से अचीवमेंट गिनाए हैं। तो यहाँ पर अश्योर्ड एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उन्हें मिली है ऑफ मिनिमम 50% ऑफ ऑल 22 क्रॉप्स। उसी के साथ साथ इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है उसे डबल कर दी गई है लास्ट 5 सालों में। अब इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्या है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। उसी के साथ साथ सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है वो जो लाई गई थी, उसके बाद नीम कोटेड यूरिया, ये गेम चेंजर साबित हुआ है फार्म सेक्टर में, क्योंकि इससे फार्मर्स को सॉइल के बारे में पता चला है, कौन कौन से फर्टिलाइजर्स वहाँ पर इस्तेमाल करने चाहिए वो पता चला है। और नीम कोटेड यूरिया इस्तेमाल करने की वजह से जो इसकी ब्लैक मार्केट होती थी वो बंद हो गई है। तो अब यहाँ पर कौन सी स्कीम सरकार लेकर आई है फार्मर्स के लिए वो देखते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मतलब पीएम किसान, ये जो स्कीम है सरकार लाई है, इसमें डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दिया जाएगा 6000 रुपीज पर एनम फॉर फार्मर्स, जो कि लागू किया जाएगा 1 दिसंबर 2018 से। मतलब हर साल ऐसे फार्मर्स जिनके पास कल्टीवेबल लैंड 2 हेक्टेयर तक की है या उससे कम है, तो उन्हें हर साल 6000 रुपया दिया जाएगा और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू दिया जाएगा और 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। अब इस वजह से क्या होगा, तो 12 करोड़ जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट होने वाला है। उसी के साथ साथ 75,000 करोड़ इसका आउटले है। तो देखिए, अगर आपको ये पता नहीं भी रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता क्या रहना चाहिए कि सरकार कितना पैसा देने वाली है, कौन से फार्मर्स को देने वाली है, उसी के साथ साथ किस तरीके से देने वाली है और कितने इंस्टॉलमेंट्स में देने वाली है। तो ये आपको पता रहना चाहिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में। अब यहाँ पर अगर हम फिशरीज़ की बात करते हैं तो सेपरेट डिपार्टमेंट फिशरीज़ के लिए लाया जाने वाला है। तो यहाँ पर फिशरीज़ को डेवलप करने के लिए सरकार ने डिसाइड किया है कि वो सेपरेट डिपार्टमेंट लेकर आएगी फिशरीज़ के लिए। अब फिशरीज़ में इंडिया का रैंक कितना है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि इससे जो ग्रोथ है वो 7% से ऊपर हम लेकर आएंगे और लाइवलीहुड जो है वो भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा इसे। और 1.45 करोड़ पीपल जो है वो जो इस सेक्टर पर डिपेंडेंट है, उनका लाइवलीहुड यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रमोट हो सकता है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है उसकी भी सरकार ने बात की है। तो उन्होंने 2% सबवेंशन स्कीम फार्मर्स को देने की बात की है ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज। मतलब जो भी किसान क्रेडिट कार्ड से लोन अवेल करते हैं उन्हें 2% की इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम मिलेगी। और उसी के साथ साथ जो टाइमली रिपेमेंट करते हैं उन्हें एडिशनल 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा। अब देखिए, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्या होती है। अब फार्मर जो है, अगर उसने किसी बैंक से लोन लिया है, अब वो लोन के लिए अगर उसे 7% इंटरेस्ट रेट जो है वो पे करना है, लेकिन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की वजह से क्या होगा कि अगर इस फार्मर ने किसान क्रेडिट कार्ड से ये लोन खरीदा है तो सरकार यहाँ पर खुद की तरफ से 2% जो है वो पे करेगी। मतलब अगर सरकार 2% पे करती है, मतलब किसान को कितना पे करना पड़ेगा, तो -2 मतलब 5% जो है वो किसान को पे करना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी अगर ये किसान टाइमली रिपेमेंट करता है तो और एडिशनल 3% जो है वो सरकार देगी। मतलब टोटल सरकार कितना देगी, 2% तो देगी ही, एडिशनल 3% देगी, मतलब टोटल 5% जो है वो सरकार देगी। तो मतलब फार्मर को कितना पे करना पड़ेगा, तो 7 - 5 मतलब 2%। सिर्फ 2% किस्त जो है वो इस फार्मर को पे करना पड़ेगा बैंक को, बाकी जो 5% है वो सरकार पे करेगी। तो इसे हम कहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। उसी के साथ साथ अगर डिजास्टर होता है तो 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो एंटायर पीरियड के लिए दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आते हैं हम राष्ट्रीय कामधेनु आयोग पर। तो ये एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन है जहाँ पर 750 करोड़ जो है वो अलोकेट किए गए हैं। अब इसमें राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ये सेटअप किया जाएगा जहाँ पर हमारी जो गाय है, काऊ है, उनका यहाँ पर जेनेटिक अपग्रेडेशन किया जाएगा जिससे कि प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन इसे एनहांस किया जा सके। उसी के साथ साथ हमें काऊ विजिलेंस ये सब कुछ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर काऊ से रिलेटेड जो भी लॉज है, वेलफेयर स्कीम्स है, इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके, इसका भी ध्यान राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ये देखेगा। अब ये सब हमने देख लिया फार्मर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं लेबर्स के बारे में। तो जो अचीवमेंट्स पहले लेबर्स के बारे में सरकार ने कहा है वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो एक्सपांड की गई है। EPFO जो है उसकी मेंबरशिप यहाँ पर 2 करोड़ से इंक्रीज़ हो गई है। मिनिमम इनकम हर कैटेगरी में जो वर्कर्स को दिया जाता है वो भी इंक्रीज़ किया गया है बाय 42% इन लास्ट 5 ईयर्स। तो अब यहाँ पर लेबर्स के लिए क्या लाया गया है, तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना।
तो अब इसमें क्या होने वाला है, तो जो 10 करोड़ लेबरर्स और वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, उन्हें यहाँ पर पेंशनरी बेनिफिट जो है वो दिया जाने वाला है। अब इस नई स्कीम का नाम क्या है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। देखिए, दो स्कीम जो है जो सरकार लेकर आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर जो उन्होंने कहा है कि विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स इट वुड बी वन ऑफ द लार्जेस्ट पेंशन स्कीम इन द वर्ल्ड। तो देखिए, एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट विच स्कीम विल बिकम द लार्जेस्ट पेंशन स्कीम ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें नेशनल पेंशन स्कीम इस तरीके के दे सकते हैं, कन्फ्यूजन हो सकता है नेशनल पेंशन स्कीम है या कौन सी स्कीम है। तो आपको ये पता रहना चाहिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसके बारे में कहा गया है। और इस स्कीम के लिए 500 करोड़ जो है वो अलॉट किए गए हैं, और अगर एडिशनल फंड लगते हैं तो वो भी दिए जाएंगे। और करंट ईयर से ही ये जो स्कीम है इम्प्लीमेंट की जाएगी। फिर बाकी जो पुरानी चीज़ें थी जैसे मनरेगा जो है उसमें यहाँ पर अपग्रेडेशन किया गया है। 60,000 करोड़ रुपीज़ जो है अलॉकेट किए गए हैं इस बजट में मनरेगा के लिए। अब देखिए, मिडिल क्लास की बात करते हैं तो उनके लिए टैक्स बेनिफिट यहाँ पर लाया गया है। तो जो भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर है जिनकी एनुअल इनकम, सालाना इनकम 5 लाख तक की है, उनको यहाँ पर इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। और अगर किसी इंसान की 5 लाख से ज़्यादा भी जाती है लेकिन वो प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट करता है प्रोविडेंट फंड, सेविंग्स, ये सब में, तो अगर 6.5 लाख तक भी अगर उसकी सैलरी जाती है तो भी उसे इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक कैच है कि ये जो स्लैब यहाँ पर दिया गया है इसमें किसी भी तरीके का फ़र्क नहीं पड़ा है। मतलब कि अगर किसी इंसान की 5 लाख से ज़्यादा इनकम जाती है और वो अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ भी नहीं करता है तो उसे इसी स्लैब के अनुसार इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, अगर आप सेविंग वगैरह नहीं करते हो तो आप पर यही स्लैब जो है वो लागू होने वाला है। उसी के साथ साथ जो इंटरेस्ट है होम लोन पर उसे भी डिडक्ट किया गया है अप टू 2 लाख। तो इसका अगर हम एस्टिमेट निकालते हैं तो 3 करोड़ मिडिल क्लास जो टैक्स पेयर है उन्हें फ़ायदा होगा, ऐसा इस बजट में बताया गया है। अब अगर हम सैलरीड पर्सन की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है उसे भी रेस किया गया है 40,000 से 50,000 तक। उसी के साथ साथ इनकम टैक्स, नोशनल रेंट, सेकेंड सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, इस पर भी एग्जम्प्ट करने के लिए प्रपोज किया गया है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी कोई भी सैलरी है, मतलब आपकी अगर 5 लाख रुपए सैलरी है और अगर आपके पास प्रॉपर्टी है 10 लाख की, और 10 लाख की जो प्रॉपर्टी आपने सेल कर दी और आपको 10 लाख रुपए मिल गए हैं, तो इस पर जो है इस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन ये एक ही बार लागू होता था, लेकिन अगर दूसरी बार फिर आप बेचते हो तो आपको टैक्स भरना पड़ता था। लेकिन अब क्या किया गया है, सेकेंड सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस जो है उस पर भी एग्जम्प्ट किया गया है। उसी के साथ साथ जो TDS थ्रेशोल्ड है उसे भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है 10,000 से 40,000 तक के। अब आपको ये जो TDS है ये पता होगा क्या है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। मतलब क्या होता है कि आपने सुना होगा, आप KBC अगर खेलने गए हो, कौन बनेगा करोड़पति खेलने गए हो, तो आपको जो चेक मिलता है उसमें से TDS जो है वो कट जाता है। अब TDS मतलब क्या होता है कि पहले जहाँ से भी आपने कोई चीज़ ली है तो वहाँ से आपका टैक्स जो है वो सोर्स से कट हो जाएगा, और उसके बाद आपको इनकम टैक्स जो है वो फाइल करना पड़ेगा, और फिर आप जितना भी इनकम टैक्स भरते हो उसमें से TDS जो है वो एडजस्ट करके आपका उतना इनकम टैक्स जो है वो ले लिया जाएगा। तो ये होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो जो रेंट है उस पर भी ये इंक्रीज़ करने की बात की गई है, 1,80,000 से 2,40,000 पर लेकर गए हैं। तो इससे जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उन्हें काफ़ी रिलीफ मिलता है। उसी के साथ साथ जो IT डिपार्टमेंट है वहाँ पर अगर इनकम टैक्स फाइल करना है तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता था, लेकिन अब वो 24 घंटों में उसकी जो प्रोसेस है वो पूरी कर दी जाएगी। और अगर हम टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं तो 2013-14 की बात करते हैं तो उस टाइम पे था 6.38 लाख करोड़, लेकिन अब वो हो चुका है 12 लाख करोड़। और जो रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं उनकी भी संख्या जो यहाँ पर बढ़ चुकी है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ के लिए सरकार क्या लेकर आई है, तो देखिए पिछले इसमें ही आयुष्मान भारत जो है वो स्कीम लेकर आई थी। अब ये जो आयुष्मान भारत है नो डाउट वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ केयर प्रोग्राम है, जिसमें 10 लाख पेशेंट जो है ऑलरेडी बेनिफिटेड हो चुके हैं, ऐसा सरकार ने कहा है। अब इसमें मेडिसिन जो है वो अफोर्डेबल कॉस्ट पर दी जाती है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के थ्रू। उसी के साथ साथ जो प्राइजेस है एसेंशियल मेडिसिन के, कार्डियक स्टेंट्स के, ये भी यहाँ पर रिड्यूस हो गए हैं। और अगर हम एम्स की बात करते हैं तो 21 एम्स ऑलरेडी ऑपरेटिव है, और 14 एम्स जो है ये पिछले 4 साल में बने हैं, ऐसा सरकार ने कहा है। और 22nd एम अब बनने जा रहा है हरियाणा में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि 22nd एम कहाँ बनने जा रहा है, तो हरियाणा में। तो देखिए हेल्थ सेक्टर जो है इसमें कुछ नई चीज़ यहाँ पर नहीं आई है। उसी तरीके से अगर हम वुमेन की बात करते हैं तो वहाँ पर भी कोई नई चीज़ लागू नहीं की है सरकार ने।
जो पुरानी चीज़ें हैं जैसे उज्ज्वला योजना है उसके बारे में बताया है कि 6 करोड़ के आसपास फ्री एलपीजी कलेक्शन जो है वो ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, अब इसे 8 करोड़ तक लेकर जाना है। अब इसका एक क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि फ्री एलपीजी कनेक्शन तो आप दे रहे हो लेकिन फिर से रिफिल कराने के लिए कितने लोग आ रहे हैं, तो ये आंकड़ा काफ़ी कम है ऐसा बताया जाता है। मोर देन 70% बेनिफिशियरी जो है मुद्रा योजना के थ्रू वो वुमेन है। उसी के साथ साथ जो वुमेन के लिए अलग अलग स्कीम्स लेकर आई थी सरकार, जैसे 26 वीक्स तक की छुट्टियां मिल सकती है जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें। उसी के साथ साथ फाइनेंशियल एम्पावरमेंट जो है वो भी प्रेग्नेंट वुमेन को मिलता है। इससे जो पार्टिसिपेशन है वुमेन का वो अच्छा खासा बढ़ गया है, ऐसा सरकार ने बजट में कहा है। उसी के साथ अगर हम चाइल्ड की बात करते हैं तो उसमें भी कुछ नया नहीं है। यहाँ पर भी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है उसे पैसा अलॉट किया गया है। पहले 23,357 करोड़ रुपीज़ था, अब इसे 27,584 करोड़ रुपीज़ कर दिया गया है। और अगर हम यूथ की बात करते हैं तो उनके लिए भी इस बजट में कुछ नया नहीं है। तो यहाँ पर भी जो सरकार है उन्होंने जो अचीवमेंट्स है वही गिनाए हैं, जैसे 1 करोड़ यूथ जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत उन्हें ट्रेन किया गया है। उसी के साथ साथ मुद्रा योजना जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट कर रही है। स्टैंड अप इंडिया जो है वो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट कर रही है। स्टार्टअप इंडिया के थ्रू काफ़ी लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ रहे हैं। और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ये भी कहा था कि जो यूथ है अब वो जॉब सीकर नहीं है, वो जॉब गिवर बन चुके हैं। अब यहाँ पर अगर हम SC/ST कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी बात करते हैं तो यहाँ पर फंड जो है उन्हें अच्छा खासा अलॉट किया गया है। तो अगर हम बजट 2018-19 की बात करते हैं तो 56,619 करोड़ जो इतना अलॉकेट किया गया था शेड्यूल कास्ट के लिए, लेकिन इस बार वो बढ़ाकर 62,474 करोड़ रुपीज़ कर दिया गया है। और ये एनहांस किया जा सकता है 76,800 करोड़ तक, मतलब कि 35.6% जो है इस अलोकेशन में बढ़ोतरी हुई है। और अगर हम शेड्यूल ट्राइब्स की बात करते हैं तो उनका भी जो अलोकेशन है वो भी यहाँ पर 50 करोड़ तक चला गया है। अगर हम पिछले साल की बात करते हैं तो 39,000 करोड़ था, तो इसमें भी इंक्रीज़ जो है वो 28% का हमें देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर अगर हम नोमैडिक कम्युनिटी की बात करते हैं तो उनके लिए वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड यहाँ पर स्टैब्लिश करने की बात की गई है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड यहाँ पर फ्रेम किया जाएगा, जिसमें स्पेशल स्ट्रेटेजीज़ यहाँ पर बनाई जाएगी, जिससे कि जो डी नोटिफाइड नोमैडिक सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ है उनका यहाँ पर बेनिफिट हो सके। तो ये जो बोर्ड है ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड फॉर नोमैडिक डी नोटिफाइड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। तो ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। उसी के साथ साथ एक कमेटी बिठाई जाएगी अंडर नीति आयोग, जहाँ पर जो कम्युनिटी क्लासिफाइड नहीं की गई है उन्हें यहाँ पर क्लासिफिकेशन में लाया जाएगा। फिर यहाँ पर आते हैं पुअर एंड बैकवर्ड क्लास के लिए। तो बजट से पहले ही 10% रिजर्वेशन जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनके लिए लाया गया था, जॉब्स में, एजुकेशन में। तो इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, तो इसके सारे डिटेल जो है आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। तो सरकार ने कहा ये 10% रिजर्वेशन लाने की वजह से 25% एडिशनल सीट जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये पुअर लोगों के लिए आ जाएगी। उसी के साथ साथ इसका टारगेट क्या है, तो जो भी एक अर्बन रूरल के बीच में गैप है वो गैप कम की जा सके, ब्रिज का काम ये करेगा, जिससे कि जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव की जा सकती है विलेज में। उसी के साथ साथ अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है मार्च 2019 तक प्रोवाइड किए जाएंगे। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए सौभाग्य स्कीम जो है सरकार लेकर आई थी। भले ही सरकार ने तो ये कहा था कि सारे जो हाउस होल्ड है वो इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने अभी कहा है बजट में कि मार्च 2019 तक हम जितनी भी हाउस होल्ड्स है उन्हें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन जिन्हें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, मतलब अगर किसी को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं चाहिए, उन्हें बिल नहीं भरना है, तो उन्हें प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। जिन लोगों को चाहिए वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि कोई भी इंसान ऐसा ना बोलेगी कि हमारे यहाँ गाँव में हमारे घर पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची है। उसी के साथ साथ LED बल्ब जो है उससे रिलेटेड कौन सी स्कीम है ये आपको पता ही होगा। तो 143 करोड़ LED बल्ब जो है ये प्रोवाइड किए जा चुके हैं, जिससे कि 50,000 करोड़ पुअर और मिडिल क्लास के लिए सेविंग हुई है। उसी के साथ साथ अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं तो 1.53 करोड़ हाउसेस यहाँ पर बांधे जा चुके हैं। फिर अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो उन्हें पैसा दिया गया है। तो ये जो एलोकेशन है ये 58,166 करोड़ पर पहुँच गया है, मतलब 21% का इजाफा हुआ है अगर हम एलोकेशन की बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए। तो और अरुणाचल प्रदेश ये एयर मैप पर आया है रिसेंटली, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसी के साथ साथ मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये इंडिया के रेल मैप में आए हैं पहली बार। मतलब आप सोचिए मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये इंडिया के रेल मैप में ही नहीं थे, अरुणाचल प्रदेश एयर मैप पर ही नहीं था। तो ये किस तरीके से आप याद रख सकते हो, तो MMT मेक माई ट्रिप आपको पता होगा, तो MMT के जरिए आप याद रख सकते हो। MMT जो है वो रेल मैप पर आ गए हैं
और अरुणाचल प्रदेश वो तो एकदम पता ही चल जाता है कि अरुणाचल प्रदेश है वो एयर मैप पर आ चुका है। और कंटेनर कार्गो मूवमेंट जो है ये भी काफ़ी इंप्रूव हुई है, नेविगेशन कैपेसिटी ब्रह्मपुत्रा के आसपास। फिर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो अचीवमेंट्स की बात की है सरकार ने वो है, पहले तो सिविल एविएशन में तो उड़ान स्कीम जो सरकार लेकर आई थी, उड़े देश का आम नागरिक, तो इसमें जो ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनकी संख्या 100 से ज़्यादा हो गई है। और लेटेस्ट अगर हम बात करते हैं तो सिक्किम में पक्योंग एयरपोर्ट जो है वो बनाया गया है। और डोमेस्टिक पैसेंजर जो है उसकी भी अगर हम बात करते हैं तो डबल हो गई है 5 सालों में। और अगर हम रोड्स की बात करते हैं तो फास्टेस्ट हाईवे डेवलपर बन चुका है भारत, 27 किलोमीटर्स पर डे हाईवे भारत बनाता है। और जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे जो दिल्ली के अराउंड था वो भी कंप्लीट हो गया है। बोगीबेल रेल कम रोड ब्रिज ये भी बनकर तैयार है, इस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो। और अगर हम वाटरवेज की बात करते हैं तो फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है सागरमाला वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। और फर्स्ट टाइम कंटेनर फ्रीट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया गया है कोलकाता टू वाराणसी इनलैंड वाटरवेज के थ्रू। तो ये कंटेनर फ्लाइट मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक की आपको पता रहनी चाहिए, कोलकाता से वाराणसी तक। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि जो ऑपरेशनल एयरपोर्ट है वो 100 से ज़्यादा क्रॉस हो गए हैं। डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक जो है वो डबल हो गया है 5 सालों में। फास्टेस्ट हाईवे डेवलपर बन गया है भारत, 27 किलोमीटर पर डे रोड्स बनाते हैं। और कंटेनर फ्रीट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की गई है इनलैंड वाटरवेज पर। और ग्राम सड़क योजना की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी जो अलोकेशन है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है। पहले 15,500 करोड़ था, अब वो 19,000 करोड़ हो चुका है। और यहाँ पर रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो देखिए अगर पॉसिबल हुआ तो रेलवे पर मैं सेपरेट रेलवे बजट भी लेकर आ जाऊँगा। तो यहाँ पर अब शॉर्ट में देखते हैं रेलवे में क्या क्या हुआ है। तो कैपिटल सपोर्ट जो है वो दिया गया है 64,587 करोड़ का। और उसी के साथ सरकार ने ये भी कहा है कि सेफेस्ट ईयर रहा है। और अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग जो है वो यहाँ पर कम्प्लीटली एलिमिनेट की जा चुकी है। ये इन्होंने 3 बार एम्फेसिस देते हुए कहा कि अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग कम्प्लीटली एलिमिनेट हो चुकी है। उसी के साथ साथ वंदे भारत एक्सप्रेस ये भी लॉन्च की जा चुकी है वर्ल्ड क्लास सर्विस, स्पीड और सेफ्टी के साथ। तो ये सारे बदलाव हुए हैं रेलवे में। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक एक्स्ट्रा चीज़ आती है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। अब ये एक नया पोर्टल रहने वाला है जो कि पार्ट रहेगा नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर यहाँ पर अगर हम जेम की बात करते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, तो ये बीजेपी सरकार ने बनाया है 2 साल पहले, जिससे कि 25% टू 28% तक की सेविंग यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। तो अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये हर जगह एक्सटेंड किया जाएगा सारे CPSEs पर। और अगर हम कितने ट्रांजैक्शन इस पोर्टल पर हुए ये देखते हैं तो 17,500 करोड़ के ट्रांजैक्शन जो है ये जेम पर हुए हैं। और एक्चुअल में देखा जाए तो जेम की वजह से जो भी करप्शन है वो काफ़ी कम हो गया है। क्योंकि पहले क्या होता था, अगर किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई चीज़ खरीदनी है तो वो बिल ज़्यादा दिखाकर चीज़ जो है वो खरीद लेते थे। लेकिन जेम पर रहने की वजह से अब यहाँ पर स्क्रूटिनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कंपेयर किए जाते हैं अलग अलग प्रोडक्ट के थ्रू, और जो कम दाम वाला रहेगा उसी से आप खरीद सकते हो। ऑनलाइन है तो यहाँ पर करप्शन बहुत कम हो जाता है। फिर यहाँ पर डिफेंस की बात करते हैं तो भारत सरकार ने कहा है कि हाईएस्ट बजट इस अंतरिम बजट में एलोकेट किया गया है डिफेंस को। और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है, 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा डिफेंस बजट में दिया गया है। उसी के साथ सरकार ने ये भी कहा है कि OROP जो है 1 रैंक 1 पेंशन ये भी फुल स्पिरिट में इम्प्लीमेंट की गई है। 35,000 करोड़ ऑलरेडी डिसबर्स्ड हो चुके हैं। उसी के साथ साथ मिलिट्री पे सर्विस जो है उसे भी हाइक किया गया है। फिर अगर हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो अभी आप सभी को रिसेंटली पता होगा कि बहुत सारे जो बॉलीवुड के लोग हैं वो भी मोदी साहब को मिलने गए थे। तो यहाँ पर सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है वो नई चीज़ यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है काफ़ी ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करती है, तो जो फिल्म्स है उसे शूट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑफिसेस के चक्कर जो है वो काटने पड़ते थे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है वो ला दिया गया है, जो कि पहले सिर्फ फॉरेनर्स जो है उनके लिए अवेलेबल था। तो अब वो इंडियन फिल्म मेकर जो है, भले वो बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, मराठी फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो भारत की, अब उनके लिए भी सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है वो आ चुका है। उसी के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि हम एंटी कैमकॉर्डिंग जो है वो भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि जो पायरेसी है वो रोकी जा सके। क्योंकि अभी अगर हम देखते हैं तो जो भी फिल्म्स है उसकी 1 दिन में या 2 दिन में पायरेटेड कॉपी जो है वो आ जाती है नेट पर। तो इसे रोकने के लिए एंटी कैमकॉर्डिंग जो है वो भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है। फिर ग्रीन इंडिया के लिए क्या किया गया है, तो यहाँ पर नया कुछ नहीं है, लेकिन पुरानी चीज़ें हैं वही यहाँ पर बताई गई है। जैसे इंडिया ने सोलर जनरेशन कैपेसिटी जो है वो इंस्टॉल की है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। उसी के साथ साथ गोयल साहब ने ये भी कहा है कि हमारा कमिटमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए,
इसलिए यहाँ पर फर्स्ट ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेड क्वार्टर इंडिया में बनाया गया है। तो ये जो सेक्टर है लैक्स ऑफ न्यू एज जॉब जो है ये प्रोवाइड कर सकता है। एमएसएमई और ट्रेडर्स के लिए क्या है, तो उनके लिए भी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है वो लाई गई है। 2% इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है ऑन इंक्रीमेंटल लोन ऑफ ₹1 करोड़ फॉर GST रजिस्टर्ड SMEs। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। और उसी के साथ साथ ये भी बोला गया है कि एटलीस्ट 3% जो है 25% जो सोर्सिंग दी जाती है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के लिए वो वुमेन ओन्ड SMEs से रहनी चाहिए। उसी के साथ साथ इंटरनल ट्रेड जो है उस पर भी काफ़ी फोकस किया गया है। और मैंने आपको जैसा बताया DIPP जो है उसे भी रीनेम किया गया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड इंटरनल ट्रेड। तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं एग्जाम में पूछे जाने के। उसी के साथ साथ देखिए डिजिटल इंडिया जो है उसमें भी कुछ नया नहीं लाया गया है, सिर्फ अचीवमेंट्स की बात की गई है। जैसे 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर जो है यहाँ पर स्टैब्लिश किए गए हैं जो अपने सर्विस प्रोवाइड करते हैं सिटीजन्स को। मोबाइल डाटा कंजम्पशन में इंडिया जो है वो काफ़ी लीड कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा है। मंथली कंजम्पशन अगर हम देखते हैं तो इंक्रीज़ हुआ है 50 टाइम्स लास्ट 5 ईयर्स में। उसी के साथ साथ मेक इन इंडिया के अंडर में जो पार्ट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के वो भी इंक्रीज़ हुए हैं, जिससे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फिर डिजिटल विलेज जो है यहाँ पर ये बात किया गया है, ये यहाँ पर नया है यह। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है 1 लाख विलेजेस यहाँ पर डिजिटल विलेज में कन्वर्ट करने वाली है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो ये सारी जो है नई चीज़ें हैं। अब यहाँ पर कुछ अचीवमेंट्स की बात की है सरकार ने, वो भी हम देख लेते हैं अलग अलग सेक्टर में क्या क्या अचीवमेंट्स है। तो कस्टम एंड ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर में कौन सी अचीवमेंट्स है, तो कस्टम ड्यूटी जो है 36 कैपिटल गुड्स पर एबॉलिश कर दी गई है। डिजिटाइजेशन कर दिया गया है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स पर। RFID टेक्नोलॉजी जो है वो ला दी गई है जिससे कि लॉजिस्टिक इंप्रूव हो जाता है। RFID टेक्नोलॉजी आपको पता होगा, मतलब देखिए हमारे जनरल लाइफ के एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे टोल टैक्स होता है, टोल टैक्स पर अभी क्या होता है, आप जाते हो वहाँ पर कोई आदमी बैठा हुआ होता है, उसे आप पैसे देते हो, फिर जो दरवाज़ा है वो खुलता है, आप गाड़ी लेके निकल जाते हो। लेकिन RFID की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो टोल टैक्स होता है उसके ऊपर RFID लगा हुआ होता है। वो जो है गाड़ी जैसी आती है तो गाड़ी के कहीं पर भी, मतलब कांच हो या गाड़ी के किसी पार्ट पर अगर वो चिप लगी हुई है तो वो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा और अपने आप पैसे कट जाएंगे और यहाँ से जो गाड़ी है वो अपने आप निकल जाएगी। मतलब यहाँ पर टाइम बचता है और करप्शन जैसी चीज़ें भी नहीं होती है। उसी के साथ साथ करप्शन जो है उसके अगेंस्ट में कौन कौन से स्टेप लिए गवर्नमेंट ने, तो सरकार ने कहा है कि करप्शन जो है उसके लिए ट्रांसपेरेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाई है सरकार ने। रेरा हो, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट हो, उसने रियल इस्टेट में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी लाई है। उसी के साथ साथ फजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट जो है 2018 का, जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी ले ली जाती है। तो ये जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल है इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अब ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पहले कौन से व्यक्ति है जिन्हें फजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर करके घोषित किया गया है। उसी के साथ साथ जो नेचुरल रिसोर्सेस है, कोल और स्पेक्ट्रम, उसका भी सरकार ने ट्रांसपेरेंट ऑक्शन किया है, ऐसा इस बजट में कहा गया है। उसी के साथ साथ ब्लैक मनी जिनके पास है उनके अगेंस्ट में सरकार ने यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर 1,30,000 करोड़ की अनडिस्क्लोज इनकम जो है वो बाहर निकली है अलग अलग लॉज के थ्रू। जैसे ब्लैक मनी लॉ है, फजिटिव क्रिमिनल ऑफेंडर्स एक्ट है, डिमोनेटाइजेशन है। इसके तहत बेनामी एसेट जो है 6,900 करोड़ की अटैच की गई है। बेनामी एसेट आपको पता होगा कि दूसरे के नाम पे कोई भी एसेट जो है वो ख़रीदना। 18% ग्रोथ हुआ है डायरेक्ट टैक्स में। तो ये सारी चीज़ें सरकार ने की है ब्लैक मनी के अगेंस्ट में। फिर उसके बाद बैंकिंग रिफॉर्म अगर हम देखते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड, तो यहाँ पर भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड जो है उसने इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया है, रिजोल्यूशन को फ्रेंडली मैकेनिज्म बनाया है। उसी के साथ साथ फ़ोन बैंकिंग जो है इस कल्चर को सरकार ने रोक दिया है, ऐसा सरकार ने कहा। फ़ोन बैंकिंग मतलब घर से फ़ोन किया किसी अमीर इंसान ने कि मेरे को इतना लोन चाहिए, हाँ हाँ ठीक है सैंक्शन हो जाएगा, आदमी को भेज दो, आदमी जाता है और लोन सैंक्शन हो जाता है। तो इस तरीके का जो फ़ोन बैंकिंग थी अब वो बंद कर दिया गया है। उसी के साथ साथ सरकार ने यहाँ पर 4R अप्रोच जो है वो अडॉप्ट किया है। मतलब पहले रिकॉग्निशन, पहला रिकॉग्नाइज करो, उसके बाद रिजोल्यूशन, उसके बाद रिकैपिटलाइजेशन और फिर रिफॉर्म्स। मतलब पहले तो पता चलना चाहिए ना क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसके बाद उस पर कोई रिजोल्यूशन आता है क्या, उसके बाद अगर पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो रिकैपिटलाइजेशन करो, उन्हें पैसे दो, उन्हें स्टेबल बनाओ। फिर अगर नहीं होता है तो कुछ ऐसे रिफॉर्म लेके आओ जिससे वो अच्छा हो जाए। उसी के साथ साथ क्लीन बैंकिंग के लिए भी यहाँ पर गवर्नमेंट ने मेजर्स लाए हैं और सरकार ने ये भी कहा कि उन्होंने 3 लाख करोड़ जो है वो रिकवर्ड कर लिए हैं। और पब्लिक सेक्टर बैंक के रिकैपिटलाइजेशन के लिए सरकार ने ऑलरेडी 2.6 लाख करोड़ जो है वो इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड। उसके बाद क्लीनलीनेस की अगर हम बात करते हैं तो स्वच्छ भारत मिशन सबसे फेमस क्लीनलीनेस के लिए ये ट्रिब्यूट था 150 ईयर ऑफ गांधी जी।
और फाइनेंस मिनिस्टर ने 130 करोड़ इंडियंस जो है उन्हें थैंक्स बोला है कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लिया है। भारत 98% रूरल सैनिटेशन कवरेज जो है वो अचीव कर चुका है और 5.45 लाख विलेजेस जो है वो ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर किए जा चुके हैं। तो अब देखिए रियलिटी जो है इससे थोड़ी अलग बताई जाती है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है तो हमें ये जो डाटा है इसी पर स्टिक रहना पड़ेगा क्योंकि ये सरकारी डाटा है। और अगर हम कुछ और अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो जो NPAs है पहले यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किए जाते थे, कितने NPAs है बताए नहीं जाते थे, छुपाए जाते थे। तो अब सरकार ने ये छुपाना बंद कर दिया है। अब सीधे तरीके से बताते हैं कितना NPA है, इन लोगों ने NPA कर रहे हैं, ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स है। तो इससे क्या होता है, इससे लोग डर के मारे जो पैसा है वो बैंक को दे देते हैं। उसी के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन वर्ल्ड की लार्जेस्ट बिहेवियरल चेंज मूवमेंट है। तो ये था अंतरिम बजट 2019। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।